रंग सावा चढ़िया। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्या करवाया था? प्रतिध्वनि और अनुरणन। अनुरणन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि अनुरणन का काल क्या होता है। अनुरणन वैसे बता दिया था, रिवर्ब्रेशन। अनुरणन का मतलब क्या था, अनुरणन का अर्थ क्या था, या परिभाषा क्या थी? परिभाषा ये थी कि अगर किसी स्रोत को बंद कर दिया जाए और उसकी ध्वनि का परावर्तन उसके बाद भी हमें क्या है, सुनाई पड़े। जैसे बादल गरजता है यानी बिजली कड़कती है, गर्जन जो पैदा होती है वो तो गर्जन करके बंद हो गया, फिर भी आपको बार बार गर्जना सुनाई दे रही है, इसका मतलब वो क्या चीज है? अनुरणन। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन क्या है? यानी मोर टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मोर टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आफ्टर सोर्स रिलीज। कि जब सोर्स क्या करता है, रिलीज करता है साउंड को, उसके बाद भी उसका रिफ्लेक्शन होता रहता है। और म्यूट ऑफ सोर्स, म्यूट सोर्स भी कह सकते हो। म्यूट सोर्स का मतलब है सोर्स बंद हो चुका है और उसके बाद भी साउंड की रिफ्लेक्शन हो रही है। कहने का मतलब ध्वनि का बार बार परावर्तन, कि ध्वनि का बार बार परावर्तन होगा स्रोत के बंद होने के पश्चात। कि स्रोत जो है बंद हो चुका है, स्रोत के बंद होने के पश्चात, तो हम उसे कहते हैं अनुरणन, रिवर्ब्रेशन। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? नंबर 1, बादलों का गर्जना, की जो रोरिंग ऑफ क्लाउड्स है, बादलों की जो गर्जन है, थंडर ऑफ इलेक्ट्रिक है इन क्लाउड्स, तो वो आपके पास किस तरह का उदाहरण होता है? अनुरणन का। ठीक है, इसी प्रकार व्याख्यान हॉल में, व्याख्यान हॉल में आवाज गूंजना, कि व्याख्यान जो कॉन्सर्ट्स हॉल होते हैं उनमें आवाज का गूंजना भी क्या कहलाता है? अनुरणन। ऐसे ही क्या, खाली खंडर हो, खाली खंडरों में, कि जो खाली खंडहर हैं, ध्वनि का गूंजना, कि जब हम आवाज देते हैं और वहां पर अगर ध्वनि गूंज रही है तो वो भी उदाहरण किसका है? अनुरणन का। खाली कमरे में आवाज का गूंजना, खाली हॉल में भी आवाज का गूंजना किस का उदाहरण होता है? अनुरणन। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। और इसका जो समय लगता है, यानी जो ध्वनि परावर्तन के बाद अगर सुनाई देती है, तो इसके लिए अधिकतम समय क्या रखा जाता है कि जिसके बाद आपको ध्वनि सुनाई दे ही जाए। उससे अगर टाइम ज़्यादा लग जाए तो आपके पास क्या है? अनुरणन होगा ही होगा। तो इसके लिए जो टाइम रखा जाता है वो लगभग 0 कितना रखा जाता है? 8 सेकेंड। कि अनुरणन के काल का निर्धारित समय कितना रखा जाता है? 0.8 सेकेंड। कि 0.8 सेकेंड तक क्या आपको ध्वनि सुनाई दे जानी चाहिए, और उसके बाद अगर समय लगता है तो इसका मतलब क्या होने वाला है? अनुरणन। क्योंकि ध्वनि एक आगे जाके टकरा के आएगी, एक इस पे जाके टकरा के वापस आएगी, तो जो यहाँ पे टकरा रही है ये पहले आ लेगी, आगे जाके आ रही है वो बाद में आएगी, तो मतलब टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा। तो इस तरीके से जो आगे पीछे ध्वनि का आना होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुरणन। तो इसलिए इसको हटाने के लिए, जैसे इस पे ये क्या बिछा रखी है? मैट टाइप बिछा रखा है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं, पीवीआर थिएटर होते हैं, उनमें नीचे क्या लगी होती है? मैट। दीवारों पे या तो पर्दे लगे होते हैं, या दीवारों पे बढ़िया पेंट किया होता है, या दीवारों को खुरदरा किया जाता है। अब जैसे ये दीवार है, इस पे अगर पेंट ना करें, ठीक है, स्मूथनिंग ना दिखाएं,
तो क्या रिवर्बरेशन की प्रॉपर्टी होगी। इसीलिए जो कॉन्सर्ट हॉल या जो व्याख्यान हॉल होते हैं, मैंने तुम्हें कहा था उनके पीछे का जो डिजाइन होता है वो किस प्रकार का होता है, वक्राकार होता है, यानी सी शेप में दिया जाता है। सी शेप में क्यों दिया जाता है कि जितने कॉन्सर्ट हॉल में बैठे हुए लिसनर हैं, यानी जो आपके श्रोता हैं, वो जिसको सुन रहे हैं उसकी आवाज क्या पहुंचनी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए। तो सब तक पहुंचाने के लिए ध्वनि की कौन सी गुण को हटाया जाता है, तो कौन से गुण को हटाया जाता है ये पूछा जाता है। तो कौन सा गुण हटाया जाता है, अनुरणन। तो ये क्वेश्चन आता है कि अनुरणन को हटाने के लिए यूं पूछता है कि रिवर्बरेशन को रिमूव करना है तो अनुरणन को कम करने या हटाने के लिए इसको कम किया जा सकता है या इसको पूरी तरह से हटाया जा सकता है। कम करने और हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी उपयोग क्या क्या करोगे, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1, जो दीवारें हैं, दीवारों पर पर्दे लगाकर, कि जो दीवारें हैं उस पे हम पर्दे लगाकर ये काम कर सकते हैं। नंबर 2, दीवारों को मोटे पेंट से, कि जो मोटाई का पेंट है वो करके, दीवारों को मोटाई का पेंट करके या दीवार के हिस्सों को वक्रा बनाकर, दीवार या पीछे के हिस्से को वक्राकार बनाकर, कि जो पीछे का हिस्सा होता है कॉन्सर्ट हॉल का उसको वक्राकार करना, यानी उसको क्या करना, कर्व्ड फॉर्म में बनाना। तो ये काम किया जाता है कॉन्सर्ट हॉल के लिए भी। उसके अलावा तल पर या फर्श पर मेट या चटाई लगाकर, कि जो फर्श पर है मेट या चटाई लगाकर भी हम इस अनुरणन को क्या कर सकते हैं, कम। ठीक है। नंबर 5, कि जो भी हॉल, व्याख्यान हॉल हो या आपके पास सिनेमा हॉल हो, इनमें डिजाइन देकर, यानी एक अच्छे डिजाइन के अनुसार, क्योंकि आपको पता है जब तुम पीवीआर में मूवी देखने जाते हो तो जो कुर्सियां लगी होती है वो किस में लगी होती है, स्लोप में। ये स्लोप क्यों दिया जाता है, ये डिजाइन है। डिजाइन किसके लिए बनाया जाता है, ताकि वो क्या कम कर सके, अनुरणन कम कर सके, कि जो साउंड आती है, जो मूवी चल रही है उसका आप आनंद ले सकें। ठीक है। या कोई क्या है, गायकार आया हुआ है, वो गाने गा रहा है और उसकी आवाज आपको क्या है, कानों को सुखद लगे और आप भी नाचने लगे, तो वो तभी कर सकते हो जब उसका अनुरणन क्या होगा, कम। ठीक है। तो ये काम किया जाता है रिवर्बरेशन को डिक्रीज और मिनिमाइज करने के लिए। तो डिक्रीज और मिनिमाइज रिवर्बरेशन, कि डिक्रीज और मिनिमाइज करना है हमने रिवर्बरेशन को, तो उसके लिए क्या है, ये आपके कुछ तरीके या कुछ मेथड हैं जो देसी तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, ये कहानी थी सारी की सारी 2 प्रॉपर्टी की, एक थी प्रतिध्वनि और एक हमने क्या पढ़ दिया, रिवर्बरेशन। अब बात आता है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है। ये खास है, इस पे भाई पुलिस के एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है, और ये क्वेश्चन बड़ा खास भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अध्यारोपण क्या चीज होती है। व्हाट इज द सुपरपोजिशन। अध्यारोपण को इंग्लिश में कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि कई ध्वनि तरंगें एक माध्यम में किसी बिंदु पर मिल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब मिलना। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या, ध्वनि का अध्यारोपण क्या होता है कि किसी माध्यम में, यानी थ्रू एनी मीडियम, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों का एक बिंदु पर आपस में मिलना, कि ध्वनि तरंगें जो है वो आपस में मिल जाए
इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मांगा जाता है क्वेश्चन, परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे सिंपली कह दे कि कोई 2 ध्वनि तरंगे, 4 ध्वनि तरंगे या अगिनत ध्वनि तरंगे किसी माध्यम के बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं। यानी 2 और more than 2 sounds are concurrent at a point or meet at a point in a medium is called, which is known to be superposition। अब इससे क्या होता है, ध्वनि तरंगों में भौतिक प्रभाव पैदा होता है। कि आपसे पूछे इससे क्या चीज हो सकती है, तो इससे भौतिक प्रभाव पैदा होगा, प्रदर्शित होगा। यानी फिजिकल इफेक्ट हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन। मतलब क्या हुआ, जैसे कभी देखा होगा तागा तान रखा है 2 बिंदुओं के बीच, और उस तागे को तुम ऊपर से पकड़ के यूं ले जाके छोड़ दो तो पंग की आवाज आती है। ठीक है, ऐसे वायलिन बजाते हैं, ठीक है, वो गाने वाले आ जाते हैं, कई बार देखा होगा। ठीक है, तो वो जो वायलिन टाइप सा गाना बजता है तो उसमें क्या होती है, तरंगें चलती है ध्वनि की। तो उन तारों में तरंगें जो दौड़ती है वो एक बद्ध माध्यम में तैयार की जाती है। तो इसीलिए क्या है, नीचे उसकी एक फूंकनी सी रखी जाती है, तुम्बा सा लगाया जाता है और फिर साउंड प्रोड्यूस की जाती है। तो उसके पीछे राज किसका है, अध्यारोपण का है। मान लो तुमने क्या फूंकनी में फूंक मार दी तो साउंड कुछ अलग आएगी, सीधी फूंक मार लो बाहर, साउंड क्या आएगी, अलग आएगी। ठीक है, मतलब चूल्हे में फूंकनी से फूंक मारते हैं, उसमें तुम गाना गा के देखो साउंड कुछ और होगी, और सीधे यूं खुले बाके से गाना गा के देखो साउंड कुछ और होगी। ठीक है, मतलब फूंकनी का मतलब क्या होता है, उसे ऑर्गन पाइप कहते हैं। अब मान लो कई बार नहीं होता था कि पाइप में उंगली मार के देखो साउंड क्या जाएगी, अलग। ठीक है, तो मतलब और खुला बोले तो साउंड क्या होगी, अलग। तो ये चीजें किसके चलते होती है, अध्यारोपण, सुपरपोजिशन। ठीक है, इसका मतलब ये आता है, क्वेश्चन सिंपल पूछता है तुमसे कि ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण हो जाए तो क्या पैदा होता है या क्या प्रदर्शित होता है। तो आपने एक ही जवाब याद रखना, क्या चीज पैदा होती है, भौतिक प्रभाव, यानी फिजिकल इफेक्ट पैदा होता है। वो फिजिकल इफेक्ट किस किस चीज का होता है, ये याद रखो कि जो फिजिकल इफेक्ट होगा वो नंबर 1 किस पर निर्भर करता है। तो एक ही पॉइंट आपने पहले नंबर पे याद रखना है, आयाम। कि जो ध्वनि तरंगों के आयाम होते हैं, आयाम क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड। कि आपसे पूछे कि दैट फिनोमिना फर्स्ट लीड विथ, तो दैट विच लीड टू बी एम्पलीट्यूड। ये जो चीज है ये किसके साथ जुड़ जाती है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम के साथ। जैसे आपने पढ़ा है कि मैंने कहा था एक रस्सी है, डोरी है, और डोरी को आप बीच में से पकड़ के छोड़ते हैं तो यूं शेप बनती है। कभी देखना आप कि बीच में से पकड़ के छोड़ते हैं तो पंग की साउंड आती है। तो ये पंग की साउंड ऊपर और क्या दिखती है, नीचे, तो ये शेप बन जाती है। ये जब शेप बनती है तो जो उठे हुए भाग हैं यहाँ आयाम है ज्यादा, और 2 दबे हुए भाग हैं वहां आयाम क्या है, 0। ठीक है, कम तो कह नहीं सकते, खत्म ही होगी कहानी, क्योंकि ये दोनों तो उठ ही नहीं रहे, ये दोनों बंद हो गए। तो ये अध्यारोपण में चीज पैदा होती है। तो इसका मतलब आपने पहले नंबर पे याद रखना, ये खेल किससे जुड़ा होता है, आयाम। अब इसको पढ़ेंगे हम। देखो, अध्यारोपण जब होता है तो क्या होता है, इससे बनता क्या है। तो अध्यारोपण से क्या मिलता आपको, ये आपने जवाब देना है कि अध्यारोपण से प्राप्त तरंगें क्या कहलाती है। कि जो अध्यारोपण से प्राप्त तरंगें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं भाई अपरिगामी तरंगें। कि जो इससे बनने वाली जो चीज आएगी वो कैसी तरंगें मिलेगी, ध्वनि की अब अपरिगामी तरंगें मिलेगी। कि जब इनमें प्रभाव पैदा होगा तो कैसी तरंगें आएगी, नई जो बनेगी वो अपरिगामी होंगी। अपरिगामी तरंगों को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। कि स्टेशनरी और जो स्टैंडिंग वेव होती है साउंड की, वो क्या होती है ये बताते हैं। किससे पैदा होती है ये पूछा जाए तो आपका जवाब सामने लिखा पड़ा है, अध्यारोपण, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरपोजिशन। अध्यारोपण में जो ध्वनि तरंगें आती है उनकी खासियत क्या होती है, अपरिगामी तरंगें क्या होती है, साथ में परिभाषा लिख रहा हूं कि दो समान तो आवृत्ति होगी, याद रखना। नंबर 1, 2 समान तरंगे। समान तरंगे का मतलब है समान आवृत्ति
समान ही तो आवर्ती होगी और समान ही चाल होगी। समान आवर्ती, समान ही उनके क्या होंगे, आयाम, और समान ही क्या होगी, चाल। ये तीनों चीजें समान रखनी है दोनों की। गमन कहां करती है, विपरीत दिशा में, कि दो तरंगे हैं ध्वनि की जिसकी तीनों चीजें बराबर है, आयाम भी बराबर है दोनों के, आवर्ती भी दोनों की बराबर है, और चाल भी दोनों की क्या है, बराबर। विपरीत दिशा में गमन करे, विपरीत दिशा में गमन करे। ये गमन कैसी करेगी, विपरीत दिशा में, यानी प्रोपागेट इन अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में गमन करे किसी बद्ध माध्यम में, किसी बद्ध का मतलब होता है बाउंड मीडियम, किसी बद्ध माध्यम में। तो पैदा होने वाली तरंग, तो इससे पैदा होने वाली जो तरंग होगी स्थिर प्रतीत होती है। उसे हम क्या कहते हैं, परगामी तरंग। कि जो एक तरंग चल रही है मान लो इस दिशा में, और दूसरी चल रही है किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या चल रही है, अपोजिट, और दोनों की आवर्ती भी एक है, दोनों की चाल भी एक है, और दोनों का आयाम भी क्या है, एक। लेकिन ये किसी बद्ध माध्यम में जब एक दूसरे के विपरीत चलती है तो उसमें नई तरंग पैदा होती है। और वो नई तरंग कैसे प्रतीत होती है तुम्हें, स्थिर, यानी आराम में खड़ी नजर आती है, खड़ी हो जाती है तरंग। साउंड वेव आर स्टैंड बाई इन अ बाउंड मीडियम व्हेन टू अपोजिट डायरेक्शनल वेव अंडरगो सुपरपोजिशन। कि दो तरंगें विपरीत दिशा में अध्यारोपण करती है। सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या कहता है, लिख लो, काम आएगा। कि दो ध्वनि तरंगें, परिभाषा के ऊपर ही पूछ लेता उल्टा क्वेश्चन, कि दो ध्वनि तरंगें समान आयाम की, समान आयाम की, समान आवर्ती की, समान आयाम, समान आवर्ती और समान ताल की, किसी बद्ध माध्यम में, किसी बद्ध माध्यम में विपरीत दिशा में, किसी बद्ध माध्यम में विपरीत दिशा में अध्यारोपित हो, बद्ध माध्यम में विपरीत दिशा में अध्यारोपित हो, तो कौन सी तरंगों का निर्माण होता है, तो कौन सी तरंगों का निर्माण होता है, तो उत्तर तुम्हारा क्या होगा, अपरगामी तरंगे। यूं आता है पेपर में, ठीक है। ये सीजीएल लेवल, सीपीओ लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। 10th लेवल, 9वीं लेवल का नहीं है सौदा, ये 11वीं क्लास में आती है चीज। जो अब हम पढ़ रहे हैं ये 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है एग्जाम के कंपटीशन का, तो आपको भी स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा, मॉडिफाई होना पड़ेगा। तो ये जो तरंगे हैं, अब आपने जो पढ़ ली है, कौन सी तरंगे हैं, अपरगामी। या यूं पूछ ले कि किसी ऑर्गन पाइप का, क्वेश्चन लिख लो अब नेक्स्ट, डोरी के लिए, डोरी के लिए, बंद ऑर्गन पाइप के लिए, पहले आए डोरी के लिए, दूसरा है बंद ऑर्गन पाइप के लिए, तीसरा है खुली ऑर्गन पाइप के लिए अध्यारोपित तरंगें होती है, के लिए अध्यारोपित तरंगें होती है। कि जो इनके लिए सुपरपोजिशन वेव जो होती है वो कौन सी होती है, उत्तर तुम्हारे सामने है, कौन सी होती है, स्टेशनरी वेव, यानी आपकी अपरगामी तरंगें, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंपल कभी भी पूछे कि डोरी को तान कर उसमें तरंगें पैदा करना, खुली ऑर्गन पाइप में तरंगें पैदा करना, बंद ऑर्गन पाइप में तरंगें पैदा करना, कौन सी तरंगों का रूप होता है, तो उत्तर क्या है तुम्हारा, अपरगामी तरंगें। ऐसे याद रखनी है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बड़े तकड़े हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक खुली ऑर्गन पाइप में ध्वनि तरंगें छोड़ी जाए तो उनसे पैदा होने वाली जो नई तरंगें होंगी वे कहलाएंगी, तो वे कैसी कहलाएंगी, आपकी अपरगामी। खुली के साथ चाहे बंद ऑर्गन पाइप बोल दे और किस में बोल दे, तनी हुई डोरी में बोल दे,
ठीक है, सभी का जवाब क्या लिखना है तुमने, अप्रगामी लिखना है। सिंपल क्वेश्चन एक तो ये आता है। अब बात आती है कि हमारे पास जो ये अप्रगामी तरंगें पैदा होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती है। देखो कि अप्रगामी तरंगों की मुख्य विशेषता क्या है। अब मैंने अप्रगामी तरंगें बनाई थी थोड़ी देर पहले, जो ये शेप बनी है फूकने वाली, एक जगह फुल्ली हुई दूसरी जगह बंद, फुल्ली हुई बंद, ऐसे चल रही है। तो यानी एक फूकणों की सीरीज बना दी अपन ने, यूं ये ऐसे चलती जा रही है। तो यानी आपके पास जो अप्रगामी तरंगे हैं, इनमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पे आपके पास चीज क्या हो रही है, बंद, और बाकी चीज क्या हो रही है, खुली। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है कि ये चीजें क्या कहलाती है, यही पूछा जाएगा। तो अप्रगामी तरंगों की विशेषता में पहला क्वेश्चन आता है कि जहां कणों, जहां पर माध्यम के कणों के आयाम, माध्यम के कणों के आयाम शून्य हो, कि जब आपकी ये अप्रगामी तरंगे चल रही है और जहां पे आयाम शून्य है, आयाम शून्य कहां है, ये वाले बिंदु, ये आयाम शून्य है, यानी जीरो है, विस्थापन हो ही नहीं रहा, कण क्या बैठे हैं, उसी जगह बैठे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, माध्यम के कणों के आयाम क्या हो, शून्य। उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस बिंदु को हिंदी में कहा जाता है निष्पंद, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे नोड। कि जहां अप्रगामी तरंगे गुजर रही हो और कणों के आयाम शून्य हो, यानी कणों का विस्थापन हो ही ना, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, निष्पंद। और दूसरा शब्द समझ गए होंगे, जहां माध्यम के कणों के आयाम क्या हो, अधिकतम। अधिकतम का मतलब है जो बीच में फूकने से फुले हुए हैं, ये आयाम कैसे हैं आपके, अधिकतम, कंपन ज्यादा है इनकी। तो इन कंपनों के आयाम जब ज्यादा हैं तो इसको नाम क्या दिया जाता है, वर्ड याद रख लेना आप, परस्पंद। परस्पंद को क्या कहा जाता है, एंटीनोड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जब ध्वनि तरंगे अप्रगामी हो, कि आपकी ध्वनि तरंगे अप्रगामी हो, तो माध्यम के कणों के आयाम शून्य हो तो वे क्या कहलाएंगे, और माध्यम के कणों के आयाम क्या हो जाएं, अधिकतम हो जाएं, मैक्सिमम हो जाएं, तो वे क्या कहलाएंगे, तो वे क्या कहलाते हैं, निष्पंद, और क्या कहलाते हैं, परस्पंद। सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद और क्वेश्चन टैग क्या करता है कि जैसे आपके पास ये हिस्सा बनाकर आपने ये दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये क्या माने जाएंगे, दो लगातार, ऐसे लिखना है कि दो लगातार निस्पंदों के बीच की दूरी, कि दो लगातार निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है। क्वेश्चन आता है ये कि जब अप्रगामी तरंगे हों तो दो लगातार निस्पंद क्या हैं, एक तो ये हो गया ए बिंदु वाला, और एक कौन सा हो गया, बी बिंदु वाला। ये अप्रगामी तरंग है, एक की दिशा ये है, दूसरी की दिशा ये है, ऐसे हैं ये, कि एक तो जा रही है ऊपर की तरफ, एक कहां से जा रही है, नीचे की तरफ। तो नीचे वाले की दिशा ऊपर वाले से अलग है, तभी ये क्या पैदा होगी, अप्रगामी। अब इस अप्रगामी तरंग में दो लगातार जो निस्पंदों के बीच की दूरी पूछ ली जाए तो आपने क्या याद रखना है, λ/2 होती है। कि यानी इस अप्रगामी तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, इस अप्रगामी तरंग की क्या होती है, तरंग दैर्घ्य, उसका कितना लेना है, आधा। ऐसे लिखना है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, कंफ्यूजिंग पॉइंट भी बड़ा तगड़ा है इसमें। तो आपने क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किसी अप्रगामी तरंग के लिए दो लगातार निस्पंदों के बीच की दूरी, यानी फॉर स्टेशनरी वेव द लेंथ बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स बी, की जो दूरी होगी दो लगातार निस्पंदों की वो कितनी होगी, λ/2।
अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक निस्पंद और एक प्रस्पंद, ये बिंदु होता है प्रस्पंद, जहां कण इस दिशा में और इस दिशा में क्या कूद रहे हैं, ज्यादा कूद रहे हैं, तो यहां आयाम क्या है, ज्यादा। तो ये वाला बिंदु क्या लिखवाया था तुम्हें, प्रस्पंद लिखवाया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी क्या होगी, बताओ शाबाश। कि एक तो है निस्पंद, एक है प्रस्पंद, यहां से ये वाली दूरी कितनी थी, λ/2। अब आपने दूरी और आधी कर दी, और आधी कर दी, तो अब कितनी हो जाएगी, λ/4। तो यही क्वेश्चन आता है कि एक निस्पंद, एक नोड, एक निस्पंद तथा एक प्रस्पंद, यानी एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, λ/4। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो, इस पे तरंग दैर्घ्य का क्या दे सकता है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे आता है, लिखो कि एक अपरिगामी तरंग की तरंग दैर्घ्य, एक अपरिगामी तरंग की तरंग दैर्घ्य 1.372 मीटर हो, कि तरंग दैर्घ्य 1.372 मीटर हो, तो दो निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी। अगर ये पढ़ा है तो आप बता सकते हो, दो निस्पंद आ जाएं, दो परस्पंद आ जाएं, ऐसे शब्द लिखे हों, तो आपने दी गई तरंग दैर्घ्य का क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, दो निस्पंद शब्द हों या दो प्रस्पंद शब्द हों और उनके बीच की दूरी पूछी जाए, तो आपने क्या लिख रखी है, λ/2। तो यानी दी गई तरंग दैर्घ्य का कितना करना है, आधा। तो इसका सिर्फ आप आधा करोगे, उत्तर आ गया। ठीक है, और अगर पूछ ले कि इसी तरंग दैर्घ्य के लिए एक निस्पंद और एक प्रस्पंद की दूरी बताइए क्या होगी, तो आपने दी गई तरंग दैर्घ्य को किससे भाग देना है, 4 से। ये दो बिंदु आपने अच्छे से याद रखने। ठीक है, तो इसीलिए याद रहे, दो नोड की डिस्टेंस या दो एंटी नोड की, यानी दो निस्पंद शब्द हो या दो प्रस्पंद हो, तो दी गई तरंग दैर्घ्य का कितना करोगे, आधा। एक निस्पंद और एक क्या लिख रखा है, प्रस्पंद, तो आपने तरंग दैर्घ्य का कितना हिस्सा करना है, चौथा। ठीक है, आगे। अब इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टैग क्या आता है, एक लिखो कि एक निस्पंद के दोनों ओर, एक निस्पंद के दोनों ओर कणों का कंपन, पढ़ रहे हैं बीच में, देखो कि एक निस्पंद के, प्रस्पंद बोला निस्पंद, हाँ निस्पंद लिखो, एक निस्पंद के दोनों ओर, एक निस्पंद के दोनों ओर कणों का कंपन होता है। एक निस्पंद के दोनों ओर कणों का कंपन होता है विपरीत कला में। कैसा होता है, विपरीत कला। इसका मतलब जानते हो विपरीत कला क्या होती है, ये फाइन आर्ट सब्जेक्ट नहीं है जो कला हम लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है ये भी तो आना चाहिए तुम्हें। कला क्या होती है, कला होती है फेज। फेज का मतलब क्या समझ आओगे, ऐसे कि मान लीजिए आपके पास ये अपरिगामी तरंग बन रही है, ये आपके पास निस्पंद है और ये भी निस्पंद है। तो ये कहता है निस्पंद के इस ओर और निस्पंद के इस ओर, दोनों साइड कणों का कंपन पूछ रहा है। तो इस साइड जब चल रही है तो मान लीजिए कणों का कंपन कौन सी दिशा में है, ऊपर, और हो सकता है इस साइड कणों का कंपन क्या हो, नीचे। ऐसे होता है कि जो कण दबाए जाएंगे एक साइड नीचे तो दूसरी साइड कहां होंगे, ऊपर, यूं चलेंगे ऐसे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखवाया मैंने कि अपरिगामी तरंगों के एक निस्पंद के दोनों ओर, क्या शब्द याद रखना है, निस्पंद के दोनों ओर जो कणों का कंपन होगा वो कैसा होगा, विपरीत कला में। और अब लिखो तुम एक प्रस्पंद के दोनों ओर, एक प्रस्पंद के दोनों ओर कणों का कंपन होता है। तो कैसा होता है, समान कला में या उसी कला में, सेम फेज बोलते हैं इंग्लिश में।
उसमें तो होता है अपोजिट फेज में, और उसमें क्या लिखोगे तुम, सेम फेज। दोनों शब्द यूज करोगे। ठीक है, आगे ये थी प्रॉपर्टी हमारे पास अपरिगामी तरंगों की। अब बात आती है कि एक डोरी में आपने क्या करना है, एक तनी हुई या खींची हुई डोरी में अपरिगामी तरंग। यह क्वेश्चन HSC के मेल कांस्टेबल में पूछा गया था, न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इसका जब नाता ही नहीं है हमारे साथ तो हम कैसे करेंगे। तो यही नाता सीखना है कि इसमें पूछा क्या जाता है कि एक तनी हुई डोरी में आपके पास कौन सी तरंगे होती है, अभी लिखवाया है अपरिगामी होती है, पहले दी हमें पता है। अब वो कहता है कि तनी हुई डोरी में जो अपरिगामी तरंगे हैं उसके कुछ गुण क्या क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें एक चीज तो याद रखनी है आपने, वेग। क्या याद रखना है, वेग। लिख लो कि जब तनी हुई डोरी में अपरिगामी तरंग का क्या पूछ लिया जाए तुमसे, वेग। किससे लिखा जाता है, वेग लिखा जाता है वर्गमूल T और बाय M से। ये होता है वेग। इस वेग का मतलब क्या है, इस वेग में है क्या क्या चीज, T। T क्या चीज होती है, डोरी का तनाव। तनी हुई जो डोरी है उस डोरी का क्या है आपके पास, तनाव, यानी टेंशन ऑफ रोप की जो टेंशन होती है रोप की, यानी जो स्प्रेड रोप होती है उसकी टेंशन लेनी है। M क्या होता है आपके पास, द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसा होता है, यह चीज बड़ी खास है। द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई का, प्रति एकांक लंबाई का, यानी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोप होता है ये। कि जैसे क्या है, द्रव्यमान है तो तुम लंबाई देख लो कितनी है, मान लो 10 मीटर लंबाई है रस्सी की और उसका द्रव्यमान है 4 ग्राम। तो आपने क्या लेना है, 4/10, वो द्रव्यमान प्रयोग करना है। इसे कहते हैं कि ये जो द्रव्यमान लिया जाता है किसके अनुसार लिया जाता है, प्रति एकांक लंबाई के हिसाब से लिया जाता है। तो इसलिए आपके पास T/M दोनों हमें पता चल गया, ये क्या देगा, वेग। अब आपको पता है वेग निकाला किससे जाता है, वेग किससे निकाला जाता है, ये तो तुमने फॉर्मूला लिखा है टेंशन के हिसाब से। अब वैसे वेग किससे निकलता है, वेग आपने पढ़ा है, क्या परिभाषा होती है वेग की। एक होता है विस्थापन और एक चीज क्या होती है, समय। अब विस्थापन तुम्हारे पास क्या है, यहां बताओ मुझे, तरंगों में जो तरंग के अंदर विस्थापन लिया जाता है वो होती है तरंग दैर्ध्य। क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। और समय जो लिया जाता है वो क्या ली जाती है, आवृत्ति। पक्का कर दो इसे दिमाग में कि जो आपके पास विस्थापन होता है वो क्या चीज होगी, तरंग दैर्ध्य। क्योंकि आपको पता है दूरी बटा क्या होना चाहिए, समय। तो तरंग दैर्ध्य तो होगी दूरी और फिर आपने क्या लेना है, समय। तो अब समय नहीं है तुम्हारे पास, समय को किस रूप में लिया जाएगा, आवृत्ति। तो इसलिए जब भी वेग लिखा जाएगा तो आप किससे लिखेंगे, ध्यान रहे, डोरी के मामले में, ऑर्गन पाइप के मामले में तरंग दैर्ध्य, और गुणा में क्या चीज लिखनी है आपने, आवृत्ति। ये पक्का कर दो। अब वेग है वो तो लिखना आपने v से, तरंग दैर्ध्य किससे लिखते हो आप लोग, लैम्डा से, और आवृत्ति को जो यहां लिखोगे वो किससे लिखोगे, n से। ठीक है, ये चीज बड़ी खास है कि खींची हुई डोरी, तनी हुई डोरी, बंद ऑर्गन पाइप, खुली ऑर्गन पाइप में जब कभी भी तुमसे आवृत्ति पूछ ली जाए तो आवृत्ति का फार्मूला क्या बनेगा, यहां से वेग और बटे में क्या लिखोगे, तरंग दैर्ध्य। क्या लिखोगे, वेग बटा तरंग दैर्ध्य। अब वेग तुम्हारे पास ऊपर पड़ा है, क्या पड़ा है, √T बाय क्या है, M। ये आपका सूत्र हो गया। तो यही पूछा जाता है कि एक तनी हुई डोरी की तरंग दैर्ध्य अगर लैम्डा हो, उसमें तनाव T हो और जो प्रति एकांक द्रव्यमान लंबाई के साथ हो वो M हो, तो बताइए उसका आवृत्ति का सूत्र क्या होगा। तो आवृत्ति क्या होगी, 1/λ√T/M। इसमें न्यूमेरिकल आता है, लिखो एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन रहने दो, तुम पहले खींची हुई डोरी का मामला लिख लो। ठीक है, खींची हुई डोरी बता देता हूं,
खींची हुई डोरी कैसे छोड़ी जाए। तो पहले नंबर, एक डोरी है, खींच रखी है बिल्कुल दो बिंदुओं के बीच, ये डोरी है। मान लेते हैं इस डोरी की लंबाई कितनी है तुम्हारे पास, L। दो बिंदुओं के बीच पड़ी है, A और किसके बीच, B के बीच। आप इसको क्या करो, बीच में से, बीच का मतलब होता है मध्य में से, मध्य में से पकड़ के इसे छोड़ दें। यहां से पकड़ के अगर छोड़ें तो इसकी शेप अभी बनाई थी आपा ने, ये बनेगी, इस साइड और इस साइड ऐसे बनेगी। तो आपने एक खींची हुई तनी हुई डोरी को बीच में से अगर पकड़ के छोड़ दिया तो इससे क्या बनेगा, तो क्या बनेगा ये आपके सामने। क्या चीज बन रही है इसमें, दो तो क्या बन रहे हैं, निस्पंद, और एक क्या बन रहा है, परस्पंद। तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या टैग होगा, पहले नंबर तो ये देखो, ये लंबाई है, लंबाई कितनी है, L। अब ये लंबाई किसके बराबर होगी अगर तरंग दैर्घ्य में लिखना चाहो। इसकी जो अपरिगामी तरंग पैदा हो रही है, उस अपरिगामी तरंग की क्या होगी, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, लंबाई तो होती है। अब मुझे ये बताओ, इस तरंग दैर्घ्य और इस डोरी की लंबाई के बीच संबंध क्या हो जाएगा। अभी लिखवा के आया हूं, दो निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है, अभी तो लिखवाई है, λ/2 तरंग दैर्घ्य का कितना, आधा। तो मतलब जो तरंग दैर्घ्य है वो तो तुम्हारी कितनी है, लैम्डा, और तुम लंबाई के साथ लिखना चाहते हो तो इस तरंग दैर्घ्य का कितना कर दो, आधा। किसके बराबर आ जाएगी, डोरी की लंबाई, क्योंकि डोरी की लंबाई कितनी है, L, और उसमें कितनी तरंग दैर्घ्य पैदा हो रही है, सिर्फ आधी। तो ये लंबाई किसके बराबर होगी, λ/2। तो यहां से आप लैम्डा लिख सकते हो, किसके बराबर हो जाएगी, 2L। लैम्डा कितनी हो जाएगी आपकी, 2L। यानी जो तरंग दैर्घ्य होगी वो उस लंबाई का क्या लेंगे हम, दुगना। और वैसे हमारे पास लैम्डा जो है वो अगर लिखी जाए तरंग लंबाई के मुकाबले तो कितनी लेंगे आप, आधी। अब आवर्ती बता दो मुझे कितनी होगी। आवर्ती का फार्मूला अभी लिख के आए हो, क्या लिखा था, 1/λ। 1/λ की जगह क्या लिखना है तुमने, 2L, और वर्गमूल कितना लिखना है, T/m। ये आपके पास आवर्ती आ गई। ये आवर्ती कौन सी कहलाती है, पहले नंबर पे गिरा आपने, यानी शुरुआत कहां से गिरी है, 0 से। जब आप 0 से शुरुआत करते हो उसे क्या बोलते हो, कोई चीज की शुरुआत तुम 0 से करते हो उसे क्या बोलते हो। किसी भी चीज की शुरुआत, जैसे संख्या लिखनी है, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखनी है, दर्शाव पैदा करना है, और 0 से शुरुआत करते हैं उसे बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, मूल, और इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल। इसलिए ये वाली जो आवर्ती होती है, ये आवर्ती क्या कहलाती है, मूल सवरक कहलाती है। मूल सवरक को एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं प्रथम सनांद। अब ये शब्द कभी सुने ही नहीं आपने, नहीं सुने तो अब सुन लो। मूल सवरक को क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कि खींची हुई डोरी की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे लिखी जाती है। तो खींची हुई डोरी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, याद कर लेना, प्रथम सनांद। प्रथम सनांद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। कि प्रथम सनांद को क्या कहा जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है, याद कर लो। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि खींची या तनी हुई डोरी का जो मूल सवरक होता है उसे क्या कहते हैं। तो खींची हुई डोरी के हम मूल सवरक को क्या नाम देंगे, प्रथम सनांद। यानी इट मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच रोप बी नोन एज, विच इज नोन टू बी फर्स्ट हार्मोनिक। और दी किससे जाती है, फार्मूला तुम्हारे सामने है, 1/2L √T बाय क्या लेना है, M। ये तो हो गया प्रथम सनांद। अब आप क्या करो, इसके 1/4 से पकड़ के खींच के छोड़ दो तो क्या पैदा हो जाएंगे, 2 गुब्बारे बन जाएंगे। अगर बीच में से खींच के छोड़ता है तो कितने बने, 1 गुब्बारा। 1/4 से पकड़ के खींचोगे तो कितने बनेंगे, 2 गुब्बारे। तो लिख डालो, अगर हम इस खींची गई डोरी को, अगर खींची गई डोरी को 1/4 भाग से लंबवत
खींच कर छोड़ दें, खींच कर छोड़ दें तो सनांद और सवरक क्या होंगे? तो सनांद कौन सा बनेगा और सवरक कौन सा होगा, यानी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, हार्मोनिक कौन सा होगा। तो सवरक कौन सा कहलाएगा? प्रथम अधिसवरक। क्या बोलते हैं इसे? प्रथम, वो था मूल, और ये कौन सा होगा? प्रथम अधिसवरक बोलते हैं। प्रथम अधिसवरक जो पैदा होगा, इसे इंग्लिश में क्या बोलें? प्रथम तो लिख दिया, प्रथम सनांद हो गया। प्रथम अधिसवरक को क्या कहते हैं? फर्स्ट ओवरट्यून। इसको नाम जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? फर्स्ट ओवरट्यून। और इधर सनांद कौन सा हो जाएगा? वो पहला था, ये कौन सा हो जाएगा? दूसरा। तो ये सनांद कौन सा पैदा होगा? दूसरा। यानी दूसरा सनांद क्या कहलाता है? या आपसे पूछे प्रथम अधिसवरक क्या कहलाता है, यूं क्वेश्चन पूछते हैं और इसका जवाब ऐसे ही देना है। तो प्रथम अधिसवरक क्या कहलाता है तुम्हारा? दूसरा सनांद कहलाता है। दूसरे सनांद को इंग्लिश में क्या बोलोगे तुम? अभी क्या लिखवाया था? सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलोगे इसे? सेकंड हार्मोनिक। अब सेकंड हार्मोनिक बना के देखना है तुमने। बना के कैसे देखोगे? आपके पास कितने गुब्बारे से फूल जाएंगे? ये 2, अट्ठा बन जाएगा। अब अट्ठा बन गया, इस अट्ठे की लंबाई तो कितनी है तुम्हारे पास? L। लंबाई तो उतनी है डोरी की। अब इस अट्ठे में तरंगे जो बनी है वो पूरी की पूरी कितनी तरंग पैदा हो चुकी है? 1। कैसे? यहां तक का जो हिस्सा है तरंग जो पैदा हो रही है, इसको क्या कहोगे? लैम्डा बटे 2। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले लिखवाया है भाई, 2 निस्पंदों के बीच की दूरी कितनी लोगे तुम? लैम्डा बटा 2। यहां से फिर आगे वाली कितनी लोगे? लैम्डा बटे 2। तो आपके पास ये लंबाई किसके बराबर हो चुकी है? लैम्डा बटे 2 जमा लैम्डा बटे 2। तो क्या आ जाएगी? 2 लैम्डा बटे 2 होगी। तो मतलब ये चीज क्या आ गई? डबल। तो यानी लैम्डा ही तो लिखना आपने। तो लैम्डा को क्या लिखोगे आप? इधर देखो, आवर्ती नंबर कितनी लिखोगे आप? 2। सेकंड हार्मोनिक है, उसको लिख दिया N1, तो इसको क्या लिख डालें? N2। फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास? 1 बटे लैम्डा और क्या था? वर्गमूल, और T बटा क्या था? M। अब लैम्डा की जगह तुमने क्या रखना है? L। L यहां से लैम्डा निकालो। लैम्डा निकालने का काटना नहीं है, 2 बटा 2 है, इधर 2 बटा 2 कर दो। मतलब क्या होगा? 2L बाय में आपने क्या लेना है? 2। किसके बराबर? लैम्डा। पुट कर दो यहां, तो क्या बनेगा? दुआ ऊपर और नीचे क्या आएगा? 2L और रूट क्या होगा? T बाय M। तो ये देखो, इतनी दूर की चीज को पहले आपने क्या लिखा था? N1। तो अब ये क्या निकाल रहे हो तुम? N2। तो N2 N1 से कितनी आ चुकी है? डबल। क्या आ चुकी है? डबल। तो इसका मतलब तुम्हारे सनांद जो बन रहे हैं उनकी जो आवृत्तियां आ रही है वो किस अनुपात में आ रही है? पहले कितनी आई? 1। अब कितनी आई? 2। आगे कितनी आएगी? 3। उससे आगे 4। मतलब यह समझना था हमने कि जो इनकी आवृत्तियों का अनुपात होता है, सनांदों का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? सम और विषम दोनों होता है। सम का मतलब क्या है? 2 4 6। विषम का मतलब क्या है? 1 3 5। तो यानी जो इनमें आवृत्तियां आ रही है इनका अनुपात कैसे है? अनुपात किस में निकालना है तुमने? सारा का सारा N1। जब डोरी को बीच में से पकड़ के छोड़ा तो सिर्फ क्या बना था? N1। चौथाई में पकड़ के छोड़ा तो कितना बन गया? 2N1। और आगे और पकड़ के छोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 3N1। और आगे पकड़ के छोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 4N1। तो मतलब ये सनांद बढ़ते जा रहे हैं। पहला था प्रथम सनांद, फिर दूसरा, फिर कौन सा? तीसरा। तो डोरी में क्वेश्चन क्या था? लिख लो कि एक तनी हुई डोरी को खींच कर छोड़ने, एक तनी हुई डोरी को खींच कर छोड़ने से बनने वाले सनांदों की आवृत्ति, बनने वाले सनांदों की आवृत्ति किस अनुपात में होती है? बनने वाले सनांदों की आवृत्ति किस अनुपात में होती है?
या सनांद कैसे होते हैं, आवर्ती कैसी किस अनुपात में होती है, या शब्द लिख के सनांद कैसे होते हैं। तो उत्तर क्या याद रखना है, सम और विषम। जवाब क्या देना है इसका, सम और विषम, क्योंकि जो अनुपात आएंगे आवर्तियों के वो कैसे आएंगे। आपने जैसे प्रथम सनांद को लिखा तो प्रथम जो सनांद था उसकी आवर्ती आपने अपनी तरफ से क्या लिखी थी, n1। फिर आपने कौन सा सनांद लिया, द्वितीय। द्वितीय सनांद की दूसरे सनांद की आवर्ती आपने क्या प्रूव की है, 2n1। इसी तरीके से आप कौन सा सनांद बनाएंगे, तृतीय। तृतीय सनांद की आवर्ती इसी प्रकार से कितनी आएगी, 3n1। तो आपके पास सनांद कैसे हैं, 1 2 3, यानी प्रथम द्वितीय और क्या आ रहा है, तृतीय। तो मतलब ये संख्या क्या कहलाती है, सम और क्या कहलाती है, विषम। तो जो सनांद आएंगे वो किस रूप में होंगे, सम और विषम। इवन एंड क्या होंगे, ऑड। क्या होंगे, इवन एंड ऑड। तो आपके पास जो ओवर ट्यून आएगी या जो हार्मोनिक होंगे किसमें, डोरी में। इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि जो आपसे वर्डिंग करता है ओवर ट्यून की, या वर्डिंग करता है किसकी, आपसे हार्मोनिक की, कि इसमें हार्मोनिक या ओवर ट्यून कैसी होती है। तो हार्मोनिक और ओवर ट्यून आपकी कैसी होती है, इवन और ऑड होती है। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, एज इट इज आता है, ठीक है। ऐसे ही अब लिखना आपने किसके लिए, बंद ऑर्गन पाइप। पहले लिखो ऑर्गन पाइप क्या होती है, ऑर्गन पाइप क्या है, ऑर्गन पाइप क्या है, व्हाट इज ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप एक प्रकार का बद्ध माध्यम जिसका एक सिरा हमेशा खुला, जिसका एक बद्ध माध्यम जिसका एक सिरा हमेशा खुला, वह दूसरा सिरा बंद या खुला। कि जो ऑर्गन पाइप है एक बद्ध माध्यम जिसका एक सिरा क्या होता है, हमेशा खुला, दूसरा सिरा खुला या क्या होगा, बंद। ठीक है, यानी जैसे फूंकनी है तुम्हारी, चूल्हे में फूंक मारते हैं आप, तो उसके दोनों सिरे क्या होते हैं, खुले। एक सिरा तो पक्का खुला है, दूसरा भी क्या उसमें खुला, तो दोनों सिरे जिसके खुले हों उसे क्या कहते हैं, और जिसमें एक सिरा खुला और दूसरा क्या हो, बंद, उसे क्या कहते हैं, लिख लो। तो यानी लिखो एक सिरा खुला वह दूसरा सिरा बंद हो, एक सिरा खुला वह दूसरा सिरा बंद हो, तो इसे बंद ऑर्गन पाइप कहते हैं। यानी वन एंड बी ओपन एंड अनदर एंड टू बी क्लोज्ड, इट इज नोन टू बी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कि जिसका एक सिरा खुला तथा दूसरा सिरा बंद हो, तो इसे कौन सी पाइप कहते हैं आप, बंद ऑर्गन पाइप। अब आगे लिखो, एक जिसके दोनों सिरे खुले हों, जिसके दोनों सिरे खुले हों उसे खुली ऑर्गन पाइप कहते हैं, उसे खुली ऑर्गन पाइप कहते हैं। यानी दैट ऑर्गन पाइप विच बोथ एंड्स आर टू बी ओपन्ड, कि जिसके दोनों जो सिरे हैं वो कैसे हैं, खुले हैं, तो उसे हम कौन सी पाइप कहते हैं, खुली ऑर्गन पाइप। ठीक है, सिंपल है। पाइप बनाओगे कैसे, पाइप तो जानते हो ऐसी होती है भाई, हेलो पाइप है, एक सिरा क्या कर दें आप, बंद, तो इसका नाम क्या रह जाएगा, बंद ऑर्गन पाइप। जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी का एक सिरा क्या रखा जाता है, बंद, बाकी सिरे क्या रहते हैं, खुले, तो कैसी पाइप होती है वो आपकी, बंद ऑर्गन पाइप। ठीक है, या एक जैसे पाइप है जिससे आवाज लगाएं, ठीक है, तो वो कैसी पाइप आपके पास, खुली ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब जैसे क्या है, लाउड स्पीकर का हिस्सा होता है, लाउड स्पीकर में अप्रगामी तरंगे नहीं होती, याद रखना। अप्रगामी तरंगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, किसी माध्यम में बद्ध करके बनाई जाती है, जिसका मुख्य उदाहरण क्या होता है, बांसुरी, या कोई और टाइप का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर तो साउंड पैदा होती है और उसके दोनों सिरों से क्या है, तरंगे कहाँ जाती है, बाहर जाती है। तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट किस पाइप को रिप्रेजेंट करता है, ओपन्ड ऑर्गन पाइप को। अब नंबर 1 याद रखना, बंद ऑर्गन पाइप से अप्रगामी तरंगे, कि जो बंद ऑर्गन पाइप होगी, इससे बंद ऑर्गन पाइप से
अप्रगामी तरंगें जो सनांद और सवरक बनाती है, कि जब बंद ऑर्गन पाइप में तुम पहले नंबर पे जाओगे तो स्थिति क्या होगी, यही पूछा जाता है। कि मान लीजिए ये आपके पास कैसी ऑर्गन पाइप है, बंद, इसमें क्या पैदा कर रहे हो तुम, मूल सवरक। मूल सवरक को क्या कहते हैं आप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसे क्या कहते हैं आप, कौन सा सनांद कहते हैं अभी, प्रथम सनांद। तो जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बंद ऑर्गन पाइप में सनांद कैसे बनेंगे और अधिसवरक कैसे बनेंगे, तो हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा जो इसमें सवरक बनेंगे वो विषम बनेंगे। क्या बनेंगे, विषम। पक्का कर दो, लिखने की आवश्यकता यही है, लिखो कि बंद ऑर्गन पाइप में सनांद और सवरक कैसे होते हैं। कि बंद ऑर्गन पाइप में सनांद और सवरक कैसे होते हैं, यानी हार्मोनिक एंड ओवरट्यून्स बी, तो वो कैसी होती है, हमेशा विषम होती है, ओड नंबर्स होते हैं। ओड नंबर का मतलब है कि इनकी आवृत्ति का अनुपात भी पूछे तो उत्तर क्या देना आपने, विषम अनुपात होता है। विषम अनुपात का मतलब इनके अंदर कैसे अनुपात देखने को मिलेंगे, 1, 3, 5। मतलब यह हुआ कि बंद ऑर्गन पाइप में अगर अप्रगामी तरंगें चल रही है तो आपके पास सनांद कौन कौन से होंगे, प्रथम के बाद कौन सा सनांद आएगा, तृतीय आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तृतीय के बाद कौन सा आएगा, पांचवा आएगा, चौथा नहीं आएगा। इसका मतलब यह है। तो क्वेश्चन क्या देता है, वो आपको आवृत्ति दे देगा, वो कहेगा प्रथम सनांद की आवृत्ति इतनी है तो पांचवें की बताओ, तो आपको प्रथम वाले को गुणा किससे करनी है, 5 से करनी है। ये इसका उत्तर निकलता है। ठीक है, अब जैसे इसमें बनाएं कैसे, कि जैसे साउंड आ रही है, जो वेव आएगी उस वेव के अंदर आपके पास ये चीज बनती है। तो प्रथम सनांद में खुले सिरे की ओर क्या होता है और बंद सिरे की ओर क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। लिख लो कि खुली बंद ऑर्गन पाइप में, लिखो बंद ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंगों के आयाम भाग, अप्रगामी तरंगों के आयाम भाग। आयाम भाग का मतलब क्या होता है, कि जिसका आयाम शून्य हो और जिसका आयाम अधिकतम हो, वो पूछ रहा है। तो खुले सिरे की ओर कौन सा भाग होगा और बंद सिरे की ओर है कौन सा भाग। तो आयाम भाग कौन से सिरे की ओर बताना है, पहले खुले सिरे की ओर, ओपन एंड की ओर। तो खुले सिरे की ओर कौन सा भाग नजर आ रहा है आपको, परस्पंद। कौन सा भाग होगा, परस्पंद होगा। और जो बंद सिरा है, बंद सिरे की ओर कौन सा भाग होता है इसमें, हाँ, निस्पंद। तो बंद सिरे की ओर जो भाग होता है वो कौन सा होता है आपके पास, निस्पंद। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछता है कई बार। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, कि बंद ऑर्गन पाइप में जो अप्रगामी तरंगें आ रही है उनके लिए आयाम भाग क्या होंगे। तो किसके लिए, प्रथम सनांद के लिए। किसकी बात कर रहा है ये, प्रथम सनांद, या कौन से सवरक की बात कर रहा है, मूल सवरक। तो खुले सिरे की ओर भाग कौन सा होगा आपके पास, परस्पंद। और बंद सिरे की ओर भाग कौन सा होगा, हमेशा निस्पंद। अब वो क्या क्या रहा है, इस पाइप की लंबाई आप हर बार कितनी ले रहे हो, डोरी की लंबाई कितनी ली थी आपने, L, तो इसकी भी लंबाई कितनी लो, L। ये अब L तरंग दैर्ध्य में किसके बराबर है बताओ मुझे, कि जो अप्रगामी तरंग थी, चल रही थी, उस अप्रगामी तरंग की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा। कि अप्रगामी जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या ले रखी है, हम लोगों ने तरंग दैर्ध्य लैम्डा ले रखी है। तो उस लैम्डा की इस लंबाई के साथ क्या संबंध होगा, तो आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था। क्या लिखवाया था, एक परस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी। क्योंकि यहां तो क्या है, परस्पंद, और यहां क्या है, निस्पंद। तो इतनी दूर की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्डा बटे 4। तो यानी ये जो L है ये किसके बराबर आएगा, लैम्डा बटे 4 आ गया। अब मुझे क्या बता दो, आवृत्ति बता दो। आवृत्ति का फार्मूला क्या लिखा था हमने, N1 बराबर क्या होता है, वेलोसिटी, और बटे में क्या ली जाती है, लैम्डा। बना दो फॉर्मूला, क्या बनेगा, V, और बटे में क्या आएगा, 4L। क्या आएगा, V बटे 4L। अब N2 निकालोगे, क्या निकालोगे, N2। तो N2 क्या आएगा आपके पास, लिख लो। N2 का मान जो आएगा
वो आएगा 3v/4l। ठीक है, N2 आएगा। अब इसे आप क्या कहोगे, 3n1। N2 को क्या लिखोगे आप, 3n1। तो इसका मतलब इसमें जो सनांद पैदा हो रहे हैं वो कैसे सनांद हो रहे हैं, 1 3 5। तो यानी सनांद कैसे आएंगे आपके, विषम आएंगे। कैसे आएंगे, विषम। अब मान लो प्रथम सनांद की आपको आवृत्ति दे दी जाए और द्वितीय की पूछे तो आपको किससे गुणा करनी है, 3 से गुणा करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास दूसरा सनांद जो होता है वो वास्तव में दूसरा नहीं है, वो कौन सा होता है, तीसरा होता है। ठीक है, मूल सवरक दूसरा होता है, सनांद कौन सा होता है, तीसरा। ठीक है, ऐसे पूछे तीसरे सवरक के लिए सनांद कौन सा होगा, पांचवा। यानी एक सवरक तो सनांद कौन सा है, पहला। दूसरा सवरक तो सनांद कौन सा है, तीसरा। तीसरा सवरक तो सनांद कौन सा है, पांचवा। ऐसे याद रखना है। तो आपसे कहेगा कि सनांद पहले की आवृत्ति अगर 10 हर्ट्ज है तो तीसरे सनांद की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, गुणा किससे करोगे, 3 से। पांचवे के पूछे तो गुणा किससे कर देनी है, 5 से। किस पाइप के लिए, बंद ऑर्गन पाइप के लिए। खुली आ जाए तो वही डोरी वाला खेल है। खुली ऑर्गन पाइप किस जैसा व्यवहार करती है, तो आपने उत्तर क्या याद रखना है, खींची या तनी हुई डोरी जैसा व्यवहार करती है। तो तनी हुई डोरी में कैसे सनांद थे, सम और विषम दोनों। आज के लिए ठीक है, ऐसे ये वैसे टॉपिक 11वीं क्लास। ठीक है।